बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुजव्जा 27वीं आईनी तरमीम की राह में रुकावटें दूर होती दिखाई दे रही हैं और उसके मराहिल मंजूरी के मराहिल को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। पीर को पार्लिमान या मंगल को मुजव्जा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगा। हुकूमत इसे जमहूरियत और निज़ाम की बका करार दे रही है, जबकि अपोजिशन इसे आइन के मुनाफी करार दे रही है। मुजव्जा 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहब ने। बैरिस्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PEC का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 243 पर तो उन्होंने इत्तफाक कर लिया, उन समेत तमाम जमातों ने इत्तफाक कर लिया। बाकी कुछ शिकें हैं, उनमें से मैं चीज़ा अगर आप मुझे इजाज़त दे तो 63(1) जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सियासतदानों पर दोहरी शरीयत है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स पर भी होनी चाहिए, इस पर डिबेट होगी। और मेरी जो खबर है, मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक तो है कि तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। जो NFC अवार्ड है उस पर भी हुकूमत ने ना छेड़ने का अंदिया दिया है, 18वीं तरमीम पर भी कहा है, और जो आईनी बेंच है, आईनी अदालत होगी सॉरी, उस पर भी उन्होंने कहा कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जमहूरियत और इस निज़ाम की बका के लिए 27वीं आईनी तरमीम ठीक है? देखिए, जमहूरियत के लिए तो, और इस जैसे आपने कहा, इस निज़ाम की बका के लिए तो ज़रूरी है। मतलब इसके अंदर तो कोई हुकूमत क्लेम करती है। हम तो हुकूमत से एग्री करते हैं कि इस निज़ाम की बका के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो कि इस निज़ाम की बका के लिए तो बहुत अच्छा हो कि आइन के अंदर लिखते हैं कि हम वज़ीर आज़म सिर्फ उस शख्स को पिक करेंगे जिसका पहला नाम शीन से शुरू होगा और दूसरा नाम भी शीन से शुरू होगा, और वो कम से कम 5 फुट और जो भी हाइट है उनके होंगे, और इस तरह की बात है। तो निज़ाम की बका तो इसके अंदर ज़्यादा है। निज़ाम की बका तो ये है कि मैडम ताहयात MP रहेंगी तो ये निज़ाम चलता रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निज़ाम की बका के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं और करनी चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि हम इस वक्त मफरूज़े पे बात करें। देखिए, हमें 2-3 बातों का इसमें कोई मज़ायका नहीं। 18वीं तरमीम के अंदर कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हैं। जो बुरी बातें हैं, फॉर एग्जांपल, हमें कोविड के वक्त ये पता चला कि एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर पॉलिसी नहीं क्रिएट हो सकती पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हेल्थ केयर डिवॉल्व्ड है। पंजाब अपनी पॉलिसी बना रहा है, सिंध अपनी बना रहा है। आपको याद होगा कौन लॉकडाउन करेगा, कौन नहीं करेगा। उन्होंने कहा हम कर देंगे, पंजाब ने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। एक ने कहा हम फाइजर की मेडिकेशन यूज करेंगे, दूसरे ने कहा हम प्लेटलेट्स की मेडिकेशन यूज करेंगे, एक ने कहा हम चाइनीज मेडिकेशन यूज करेंगे। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं क्रिएट हो पा रही थी, जिस वजह से हमने एक आर्टिफिशियल NCOC टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसके अंदर सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बिठाया ताकि पाकिस्तान सारे के अंदर वबा क्योंकि फैलने का मसला था या खदशा था, इसलिए एक नेशनल हेल्थ केयर की पॉलिसी हो। तो पता चला कि 18वीं तरमीम के बाद जब हेल्थ केयर को डिवॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, डिवॉल्व कर दिया, लेकिन कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने का इख्तियार होना चाहिए था। इस तरह हम 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, आज हम 2025 के एंड में हैं। पिछले 15-16 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें 18वीं तरमीम में रिविजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि आर्टिकल 140A जो लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है वो 18वीं तरमीम के तहत आया, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये लिखा गया कि आप लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, ये नहीं लिखा गया कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आप ना बनाएं। और जिस वजह से पिछले 15-16 साल की 18वीं तरमीम के बाद से आज तक आप पंजाब में देख लें तो 3 या 4 साल ऐसे थे जिसमें लोकल गवर्नमेंट थी, KP में देख लें तो 4 या 5 साल थे ऐसे लोकल गवर्नमेंट थी, सिंध में 2-3 साल थी। तो कुछ 18वीं तरमीम की चीजों को रिविजिट करना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह हो सकता है 243 के अंदर भी कुछ चीजें जरूरी हो रिविजिट करने के लिए, हो सकता है NFC अवार्ड, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का उदन, जैसे CDS जो, देखिए ये तमाम चीजें जरूरी हो सकती हैं। हमारा इन चीजों से मसला नहीं है। मसला ये है कि ये कोई रेगुलर कानून साजी नहीं हो रही। ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास हो रहा जो कि प्रेसिडेंट रात के अंधेरे में कर देगा, या इनकी कोई पार्लियामान के लोगों की मरात जो रात एक असेंबली के अंदर बस पेश की और उसी वक्त घंटे में पास कर दी कि सब लोगों की मरात 3 गुना हो जाएंगी। ये इस तरह की कानून साजी नहीं है। आईन पाकिस्तान वो बुनियादी इमरानी मुआहदा है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरी और मेरे रियासत की रिलेशनशिप को गवर्न करता है। आईन ने पाकिस्तान के अंदर वो हुकूक दिए गए हैं जिनको डिफेंड करने के लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट अदालत चाहिए, एक मुनासिब रियासत चाहिए, और आईन पाकिस्तान के अंदर उन हुकूक के दिफा के लिए मैं अपनी जेब से हुकूमत को टैक्सेस देता हूं, जिसकी वजह से वो हेल्थ केयर, पुलिस, दीगर चीजें अपनी चलाती है। ये वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए, बसद एहतराम एक कानूनी इख्तियार आइन को चेंज करने का, वो
हुकूमत के पास मौजूद है, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप ये शिक बदल दें वो शिक बदल दें, 21वीं तरमीम में दिए गए बेसिक फीचर्स के अंदर रहते हुए आप आइन की किसी शिक को भी तब्दील कर सकते हैं, 18वीं तरमीम को भी तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन 18वीं तरमीम के वक्त भी और इस तरह की बुनियादी चीजें करते वक्त, आइन के अंदर बुनियादी चीजें करते वक्त सिर्फ कानूनी अमल नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए। अगर मेरे बुनियादी फंडामेंटल फीचर्स जो आइन के अंदर हैं, अगर उनके अंदर से किसी को छेड़ा जाएगा तो चले मेरी बात ना मानी जाए, लेकिन मेरे से बहस की जाए, एक ओपन बहस हो, सब लोगों के सामने मुसव्वदा मौजूद हो, बार काउंसिल्स उसको पढ़ रही हों, जजेस उसको पढ़ रहे हों, पार्लियामान में उसमें बहस हो रही हो, कुछ स्टूडेंट्स को अपनी बात कर रहे हों। आप पॉपुलेशन वेल्थ के बात हुई कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लोगों की मिनिस्ट्री वापस ली जाएगी, इस पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मैं पॉपुलेशन कंट्रोल प्लानिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा ख्याल है मैडम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात होनी चाहिए कि क्यों वफाक के लिए ये बेहतर है, इसके अंदर क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है। एनएफसी की अंदर जो भी आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, 243 में जो करना चाह रहे हैं, 140 के अंदर जो करना चाह रहे हैं, नेशनल ये जो अभी आपने बात की आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213 के ऊपर तो इलेक्शन सॉरी आर्टिकल 213 तो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का है, 191 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए के पर्सपेक्टिव के अंदर बात कर रहे हैं। ये भी आपने दोहरी शहरियत वाली बात की, इसके ऊपर भी कि क्या दोहरी शहरियत होगी किसी की भी नहीं हो सकती, क्या किसी की हो सकती है, होगी तो क्या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है, इस पे कोई बहस होनी चाहिए, उस मुसव्वदे पे बहस होनी चाहिए, आइडिया पे बहस नहीं हो सकती। दोहरी शरीयत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका कोई और मौकफ हो सकता है, मेरा कोई और मौकफ हो सकता है। जब शिक लिखेंगे तो उस पे बहस होगी कि क्या ये शिक मुनासिब है। मेरे ख्याल में दोहरी शहरियत का कोई शख्स भी पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंटल पोजीशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ना जजेस होने चाहिए, ना ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, ना फौजी होने चाहिए, ना सियासतदान होने चाहिए। अगर आपने किसी और मुल्क की वफादारी का ओथ ले लिया है तो आप पाकिस्तान के सिटीजन रह सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के उमूर के अंदर आपकी मदाखलत जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। लेकिन ये बात तब बहस होगी जब कोई मुसव्वदा सामने होगा। गुजारिश हुकूमत से इतनी सी है कि अगर आप इसको मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को कह रहे हैं कि 14 तारीख से पहले दोनों हाउसेज से पास करवाना चाहते हैं, आज 7 तारीख है, इस पे एक नेशनल डिबेट करवाएं। अगर ये पास होने से आधा घंटा पहले, आपको याद है जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी, जिस रात को वोटिंग होनी थी, फजर के वक्त वोटिंग होनी थी, रात 10:30 बजे ARY, जियो, दुनिया सब ने टिकर्स चलाए कि आजम नजीर तारड़ साहब ने फरमाया, जो लॉ मिनिस्टर और कस्टोडियन थे उस प्रोसेस के, कि मुझे मुसव्वदा मौसूल हो गया। भाई अगर आपको 10:30 बजे मौसूल हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा वो मेरे आइन का मुसव्वदा क्या है। पास होने के बाद मैं फिर से गुजारिश करूं आपकी इजाजत से, आखिरी जुमला, लीगली आप 2/3 मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आइन की तब्दीली सिर्फ लीगल नहीं है, ये पॉलिटिकल भी है। अगर उसमें कंसेंसस नहीं होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, लेट्स से कि वो कल एक शिक लिख दें कि सदर आसिफ अली जरदारी का नाम लिख दें सदर के खाने के अंदर, कहा जाए कि आइन से आज से सदर आसिफ अली जरदारी या उनके बच्चे सदर होंगे और शहबाज शरीफ या उनके बच्चे प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेट्स से कि लिख दे, 2/3 मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी, नून लीग भी मान जाएगी, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, अगर लोग उसको बाय इन नहीं करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो यही पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कहा कि जो 17वीं तरमीम जनरल मुशर्रफ ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत किए बगैर पास कर दी थी, 18वीं तरमीम की पहली शिक ये थी कि 17वीं तरमीम को खत्म कर दिया जाए। अगर आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो कल को इसको अनडू करेंगे लोग। अगर पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करेंगे, बहस करेंगे, तो लोग इसके साथ चलने को शायद तैयार हो जाए। तो मुसव्वदा की 2-3 बातें की। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा मुझे मुसव्वदा नहीं दिया गया तो मैं 27वीं आईनी तरमीम पर बात कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने इस तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर जिक्र किया है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जा रही हैं 27वीं आईनी तरमीम में। एक बात तो ये। दूसरा, मिसाक जमहूरियत की बात की थी बैरिस्टर साहब ने, उसमें भी ये कहा गया कि आईनी अदालत का क़याम उस वक्त की ज़रूरत थी और वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि उसको अब पूरा किया जा रहा है। 243 पर किसी गवर्नमेंट का, किसी सियासी जमात का कोई एतराज़ नहीं, बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ भी है। 243 कहता है कि एक तो उसमें कमांडर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया अहदा क्रिएट किया जाएगा और जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें फील्ड मार्शल और जो आर्मी चीफ होंगे उनकी इनपुट होगी। अच्छी बात है, आपको बनानुल मरसूस और मार्का हक के बाद हमें कंसेंसस पे जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है। लेकिन मेरी खबर यह है कि वो एतराज़ आप दूर कर लेंगे और मंजूर हो जाएगी। ये खबर तो मैंने आपको 10 दिन पहले भी दी थी। और एक तो शहबाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर है, लेकिन उन्हें
जो नायब वज़ीर आज़म है ना इसहाक डार साहब को यहाँ पे रोका हुआ है कि अगर चेयर करना पड़ता है कैबिनेट का इजलास, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, तो वो उसकी मंजूरी के लिए पाकिस्तान में उन्हें छोड़ गए हैं और इसहाक डार साहब भी सबसे रब्ते कर रहे हैं और स्पीकर कौमी असम्बली भी कर रहे हैं। आप अपना टेक दीजिएगा इस पर। देखिए, मैं पहले तो बैरिस्टर साहब कभी कभार इतने मासूम स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं कहती हूँ कि पता हमेशा नहीं ही वो इनकी ताकत में नहीं है ना। हम क्या कह सकते हैं। खैर, इनकी मासूमियत की जो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी कल अगर आप लीगली लिख दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ या इमरान खान कोई भी ताहयात जो है वो वजीर आज़म होंगे या प्रेसिडेंट होंगे या कुछ भी होगा, तो सबसे पहली बात है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिए हुए, उसके खिलाफ आप कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर सकते। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ देम। आप किसी भी ओहदे के लिए किसी को भी पूरी जिंदगी के लिए कोई पोजीशन नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम Equal हवा में opportunity की नून लीग बात हम कर रही है। हवा मैं में थोड़ा हवा पानी में तो पीना चाहता अमेंडमेंट हूं। नहीं कर एक सकते। सेकंड, जरूर एक सेकंड पानी पूरी पीने बॉटल खत्म कीजिएगा कि ताकि मैं तब तक equal अपनी बात opportunity खत्म कि जो शरीफ खानदान का बंदा ना उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है। आप मैं थोड़ा पानी पीना आप चाहता हूं, बॉटल परेशान खत्म हो करें गया तब तक मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। परेशानी की बात इसलिए है। देखिए, ये अवाम को गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर हम ऐसे कहें कि जी कल कोई अमेंडमेंट आ जाएगी वो अमेंडमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, इस स्पेसिफिक अमेंडमेंट की बात हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो या 2800 हो, आइन ने इख्तियार दिया है पार्लियामान को। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ भी ऐसा है जिसके ऊपर हमें डिफेंसिव होना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि हमने कोई गलती कर दी है जिसको हमें डिफेंड करना पड़ेगा। हाँ, आप उसकी शिक के ऊपर, किसी भी शिक के ऊपर कोई लोग डिसएग्री कर सकते हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर बैरिस्टर साहब को अच्छी नहीं लगती कोई शिक तो बहुत अच्छी बात है। आप वैसे भी सुबह शाम बैठ के यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, 2-4 और बातें मिल जाएंगी कंप्लेन करने के लिए। अच्छा है, 2-3 और शोज चल जाएंगे। अब बात यह है कि इन्होंने एक बड़ी मजे की बात की। इन्होंने कहा कि आम आवाम में बहस करना मैं है। मुसव्विदा किधर है? इन्होंने कहा कि मैं बताती हूँ आपको। मुसव्विदा इन्होंने किधर कहा है? कि आम इतना आवाम सा में बहस सवाल है करना ये है। सारा। अब मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो आम आवाम बताती है कि जी बताती है। नो, नो, अमेरिका के नो, नो, कॉन्स्टिट्यूशन के नो, नो, नीचे नो, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का Not- प्रोसेस है उसमें पब्लिक इन्फेक्शंस मंगवाई जाती हैं। नॉट एट ऑल। मैं आपको बताती स्टेट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आप- के अंदर भी मंगवाई जाती है। मंगवाई- अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन रिक्वायरमेंट नहीं है। हर अमेंडमेंट के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मंगवाई गई। अमेरिका की opinion- हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पब्लिक मेरी ओपिनियन मंगवाई मेरी गई। मेरी बात खत्म होने दें। टेक्सास के तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर कोई शख्स, हम भी ये पब्लिक ओपिनियन ही है ना, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, क्या ये पब्लिक ओपिनियन नहीं है? आप पब्लिक नहीं है या मैं पब्लिक नहीं हूँ या वो opinion पब्लिक दे नहीं सकें, है। मुसव्विदे पे पब्लिक बहस होगी ना। ओपिनियन तो यहाँ पे हर बच्चा दे रहा है, ट्विटर के ऊपर लोग जाके लिख रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि पब्लिक ओपिनियन ना दे। आपने ये कहा कि पब्लिक ओपिनियन के बगैर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो मैंने जाएगी। कहा कि एक लीगल प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस this है। is- ये मैंने डिस्टिंक्शन की this- कि लीगली तो आप कर सकते होंगे लेकिन This is a आइन है, political इस पे process. कोई पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट ये- करें, लोगों का अच्छा, बाइन अच्छा, क्रिएट अच्छा करें। एक काम सेकंड, करने जा रहे हैं तो एक जरा सेकंड, इत्तेफाक एक राय से हो सेकंड, जाए। एक अच्छा काम तो आप कर ही रहे हैं, मैं तो आपको इत्तेफाक की राय से हो जाए। इसमें 2 बातें बता दूं। इन्होंने वर्ड यूज किया पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस को मुझे जरा एक्सप्लेन करने दें। आप जब 25 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं ना, तो जो नेशनल असेंबली में मौजूद लोग हैं वो उस 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। वो कहीं हवा से नहीं उतर के आए। उसको शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब अपने घर से बोरी में पैक करके नहीं असेंबली में लेके आए थे कि आओ बेटा आके बैठो और अंगूठे लगाओ। है नुमाइंदे। वो 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल प्रोसेस इज। अवाम ने उनको अपने वोट से मुंतखब करके नेशनल असेंबली तक पहुंचाया है, इसलिए कि वो उनकी आवाज बन सकें, वो उनका ओपिनियन वहां पहुंचा सकें, उनकी डिमांड्स वहां पहुंचा सकें, उनकी बेहतरी के लिए वहां पे लेजिस्लेशन में अपना हिस्सा डाल सकें। दिस इज द पॉलिटिकल प्रोसेस। यू कैन नॉट गो टू ईच वन ऑफ दोस 25 करोड़ पीपल्स अच्छा उनको शिक्ल दिखा दें, मुसव्विदा उनको तो दिखा दें। चले मुसव्विदा किधर है, उनको दिखा दें। दूसरी बात, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपने देखा आपने मुसव्विदा? पॉलिटिकल प्रोसेस का। आपने दूसरी नहीं बात देखा ना? पॉलिटिकल कंसेंसस। पॉलिटिकल कंसेंसस क्या है वो भी मैं मैडम आपको खुद उसमें explain कर देती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं, मैं तो पार्लियामान- नेशनल असेंबली में- मैं वही नेशनल असेंबली में representative आपके हूँ। नेशनल असेंबली के अच्छा, किस बात बंदे के सुनिए, पास है बात मुसव्विदा? किसने एक चीज देखा हो है? गई पॉलिटिकल प्रोसेस, दूसरी बात हुई पॉलिटिकल जिस पे consensus build हो अब रहा है। पॉलिटिकल कंसेंसस क्या है? क्या पॉलिटिकल कंसेंसस किसी
छोटे बच्चे ने, किसी बुजुर्ग आदमी ने, किसी प्राइवेट जॉब वाले ने, किसी बाहर रहने वाले पाकिस्तानी ने, ABCD सबने डेवलप करना है या पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना है जो आवाम के नुमाइंदे असेंबली के अंदर मौजूद है? उनसे करवा दें, मेरी उनको बात मुसव्वदा दिखा दें यार, मेरी बात उनको दिखा दें। मुझे एक बात करने उन्होंने दीजिए। और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल कंसेंसस यही होता है। पॉलिटिकल कंसेंसस ये नहीं होता कि सड़क जाते दो लोग आपस में एग्री करते हैं या नहीं करते। आपने गुज़श्ता शो में ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। अब बताइए NFC वो कह रहे हैं कि ना छेड़ा जाए, वो हमारे 18वीं तरमीम साथ को है ना और छेड़ा जाए, और जो दोहरी शरीयत की बात उन्होंने की, जो वो प्रपोज कर रहे हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर वोट देगी। डेफिनेटली वो तो उन्होंने कहा ना, मैं कह रहा हूं तो उन्होंने नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, मैंने आपको पहले कहा था। वो तो मैंने तो इंट्रो में बात की। मैं और अनवर साहब भी देंगे, हमारा भी वोट हो गया, मैंने तो कहा मेरा कि भी वोट हो उनका गया। आपका वोट हमें चाहिए आप ये नहीं। बताएं कि मैंने तो कहा क्या मंजूरी के आपने आखिरी मराहिल में है। जो मंजूरी का 342 उनकी नेशनल सिलसिले का असेंबली के इजलास है। लोग हैं उनमें से कितनों को दिखाया अच्छा चाहिए, ये बैरिस्टर पूछ साहब, लें। इस पे हमें एक डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे जरा इस पे बताइए, जो 27वीं आईनी तरमीम पे मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात है कि 26वीं आईनी तरमीम की 35 शिकों में से कुछ शिकों को शामिल किया जा रहा है। एक तो उस पे आएगा और दूसरा बताएगा आर्टिकल 160 की शिक 3A को खत्म करने की तजवीज़ है। अच्छा फिर 160 की 3A को नहीं 63 160 की शिक 3A को उसको कह रहे हो। चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान के तकर्रुर का तरीकाकार जो है वो 213 है। उसमें फिर आईनी जो अदालत है उसका है 191A को खत्म किया जा रहा है। अभी 191A वो है जिसको भी 26वीं तरमीम ये वो में ऐड किया गया। अच्छा, हम उस बेंच की बात कर रहे थे, अब ये अदालत कायम की जाएगी। मैं फिर उस इसमें अदालत का टकराव तो नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ? एक तो ये बताइए, और जो तरमीम है उसमें अमेंडमेंट से जमहूरियत और जो निज़ाम की बका है उस पर जरा उसको मैं एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपसे यही तो हमारा फंडामेंटल मैडम से भी बसद एहतराम सवाल है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि 191A जिसके तहत आईनी बेंच बनाया गया था अभी पिछले साल, अगर उसे खत्म करके आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे, आप बना सकते हैं। क्या वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर से उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? जैसे अभी 26वीं तरमीम का मुकदमा चल रहा है, सारा सवाल ही है कि जी सुप्रीम कोर्ट की पावर और आईनी बेंच की पावर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मैं इस पे आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुसव्विदा में मुझे पता हो कि क्या तरमीम प्रपोज की गई है तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप वोटिंग करने से 24 घंटे पहले तक उन लोगों को, चले मुझे आपको तो हम तो गुमराह लोग हैं, वो लोग जो उस पे अंगूठा लगा देंगे, हाँ, जो कि आपको पहले से पता है कि पीपल्स पार्टी भी लगा देगी, नून भी लगा देगी, मैडम ने भी यही कहा, वो जिन्होंने अंगूठा लगाना है उनको दिखा दें यार। वो हमें पढ़ के बता दें कि मैंने पढ़ ली है, उसके अंदर ये मसला नहीं, उसके अंदर ये बात है। किसी को तो दिखा दें ताकि इस पे बहस हो सके। बहुत अच्छा सवाल है, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं, अच्छा, अब जब आईनी अदालत बन जाएगी, जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट जो बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो दूर हो जाएगा। फिर तो देखना उनके इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से तजावुज़ नहीं करेंगे। जब कोर्ट ही अलग होगी। जब आईनी बेंच बनाया जा रहा था तब भी ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर और आईनी बेंच की पावर एक्सक्लूसिव कर दी जाएगी, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब पढ़ा उसे कि शिक क्या है, तो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम में बहस हो रही है। फिर ये बताइए, सुपीरियर तो सुप्रीम कोर्ट होगी ना? सॉरी, अदालत हमें नहीं पता इस बात का। डेफिनेटली गुजारिश है कि मुझे नहीं पता उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगी नहीं होगी। अच्छा चलें, क्या फेडरल कोर्ट बन जाएगी जो हाई कोर्ट्स को, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दुनिया सारी के अंदर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हमने एक दफा पहले भी इस पे बहस की थी, जर्मनी में है, फ्रांस में है, साउथ अफ्रीका में है, दीगर इस तरह की जगहों पे है, उनमें नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का प्रोसेस है वो मुख्तलिफ अदालतों में जाता है। क्या जो मुसव्विदा तैयार हो रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हाई कोर्ट्स भी लैदा होंगी? क्या हाई कोर्ट के पास दोनों इख्तियार होंगे, सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट हो जाएंगे? क्या चीफ जस्टिस इसका उसको रिपोर्ट करेगा, उसका इसको कर, इसका कोई मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुसव्विदा होगा तो जवाब देंगे ना। ये गवर्नमेंट से टोटल हमने क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर ब्रेक में पे जाना है। मैंने देखिए, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। इन्होंने कहा जी मुझे ना दे मुसव्विदा, उन लोगों को दे दें जिन्होंने उस पर वोट करना है। तो पहली बात तो ये कि उनको पहले भी मिल गया था। मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये बेशक आज ये कहें कि जी फलां को इतने बच्चे इस वक्त है 342 पार्लियामेंटेरियंस के पास। मुझे बात खत्म होने दे। 342 पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं हो रही, मुझे बात खत्म करने दे। नेशनल असेंबली बात ये है कि इस वक्त पहले भी ये बात हुई,
مجھے بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ مور دین 4 ویکس مولانا کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے. مولانا نے کہا جی میں نے اپنی ڈیمانڈز دی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں نے اپنی ڈیمانڈز دی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر مسودہ نہیں تھا تو وہ کس چیز پہ ڈیمانڈ؟ مسودہ تھا نا. مسودہ نہیں ہے. آج مولانا میں آپ کو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. میں آج پہ بھی آ رہی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں. ایک جملہ کہہ سکوں پلیز آپ کی اجازت سے. ابھی ہم نے پیس پلان سائن کیا غزہ کا. ہم نے اپنی سجیشنز دی. جب وہ پیس پلان آیا تو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہمارا والا نہیں ہے. یہ کہا آپ جتنی بھی ڈسکشن کر لیں گے جب تک مسودہ نہیں آئے گا سامنے پوائنٹس پہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے. شک بتائیں نا کہ لکھی کیا ہے. دیکھیں میں اگر یہ مجھے بولنے دیں تو میں بات کر رہی تھی لیکن انہوں نے 4 دفعہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. چلیں یہ آپ اگر آپ کو یہ کمال لگتا ہے تو اللہ ان کو ایسے کمال کی توفیق دیتا رہے. بات یہ ہے کہ کسی کی بات نہ سننا کوئی کمال نہیں ہوتا. دا پوائنٹ ہیئر از کہ اگر مسودہ نہیں تھا 26ویں ترمیم کا ان کے مطابق تو 4 ہفتے اس پہ بحث کیسے ہوئی؟ ڈیڈ لاک کیسے برقرار رہا؟ مولانا فضل الرحمان ایک طرف اس بارے میں کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مسودہ نہیں ہے, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں یہ پرابلمز ہیں جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. تو پھر آپ کیسے پرابلم سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ پرابلمز کیا ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ ساری لسٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں آج کہ جی ہم یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے, اس بارے میں بات ہو رہی ہے, اس بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے نا نہیں مسودے کی کوئی شکیہ نا. تو آپ کے پاس مولانا فضل الرحمان کے پاس آ گئی, سب کے پاس مولانا سے زیادہ تجویز کی گئی ہیں ان ترامیم تجویز کرنے کی جو شکوں میں تبدیلی ہے نا اس پہ ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جیسے آئینی کورٹ کی عدالت لیجسلیٹو پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے. ترامیم پہلے سجیسٹ ہی کی جاتی ہیں, اس کے بعد فائنل ڈرافٹ بنتا ہے. بریک لینے دیجیے نا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جو آئینی مسودہ ہے اس کے مزید نکات پڑیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے سی سی کے اجلاس میں کن کن شکوں پر اعتراض کیا جائے اس پر بھی بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں لیکن وہ آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور وہیں سے وہ بیرون ملک دورے پر روانہ ہوں گے. وہ 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. آمنہ حال انہوں نے یہ کہا ہے لیکن کیا وجہ کیوں نہیں بنیں گے؟ بہت فرق ہے. آپ نے کہا وہ نہیں بنیں گے, انہوں نے پچھلی کی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ وہ نہیں بنیں گے لیکن انہوں نے اور ان کی پارٹی نے ووٹ دیا تھا 26. اب مجھے بتائیے اب تو انہوں نے شکوہ یہ کیا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ان میں سے شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آئین کی اور جو جمہوریت کی توہین انہوں نے کہا ہے. آئین اور جمہوریت کی توہین مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میں نے اسپیسیفکلی ایک بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں PDM-1 کے صدر کہہ رہے ہیں, چلیے ایسے کہہ لیتے ہیں PDM-1 کے صدر کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی کہی تھی اینڈ آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز کہ جب کوئی بھی آئینی ترمیم ہو رہی ہے بلکہ اس طرح کی باتیں کہنا جو ہے وہ آئین کی توہین ہے کیونکہ یہ پاور میں نے نہیں دی, یہ پاور پرائم منسٹر آف پاکستان نے نہیں دی, یہ پاور کسی اور نے نہیں دی, یہ پاور آئین نے دی ہے پارلیمان کو. اور ایک آئینی پروسیجر کے تحت یہ پارلیمان میں آئینی ترمیم پاس ہوگی. ہم تو ہر چیز پہ عمل کرتے ہیں اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آئین کی بالادستی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آئین کی دیکھیں یہ آئین نہیں کہتا, آپ کی کریکشن کر رہی ہوں, آپ نے کہا کہ آئین اور جمہوری اور اخلاقی تقاضا ہے کہ کنسنسس پیدا کریں. میں نے آئین کی تو بات ہی نہیں کی. آپ سے پوچھیں کہ کیا ترمیم کرنی ہے, نہیں جو پارلیمان میں بیٹھے لوگوں سے پوچھنا, جو پارلیمان میں بیٹھے, بہت شکریہ آپ کا یہ کہنے کا, جو پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں نا, یہ میں آپ کو اس کے 2 جواب دیتی ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ کا اور بیرسٹر صاحب کا ایک ہی سوال تھا کہ جو آپ کے 243 پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو تو آپ آئینی ترمیم بتا دیں, دکھا دیں. میرے خیال میں ہونا چاہیے لیکن آپ پریکٹیکل نظر نہیں آتا. وہ نہ دینا ووٹ, وہ کہیں جی نہیں ہمیں نہیں ملی, ہم نے نہیں ووٹ دینا. نہیں وہ اپوزیشن تو نہیں دے رہی, وہ نہ دینا وہ نہیں دیں گے جو آپ کے اتحادی والے.
तो इत्तेहादी ना दें वोट, वो कहें जी हमें जब तक 15 दिन का नोटिस नहीं मिलेगा हम नहीं देते वोट। देखिए ना, ये तो इत्तेहादियों को आपको पता होना चाहिए ना कि इत्तेहादी वोट देंगे या नहीं देंगे। मैं तो आपको मौलाना बता फजल रही हूँ ना मान कि साहब का- देंगे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि नहीं तो बेहतर इत्तेहादियों ना होता ने- कि अच्छे काम को जरा अच्छे तरीके से कर लिया जाए, मैं यानी कि आपको उसका इत्तेफाक अच्छा राय पैदा तरीका कर लिया। बता मैं तो रही ये हूँ, कह रहा भले हूँ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, भले वो पाकिस्तान मैं पीपल्स कहता हूँ ये पार्टी हर हो। गवर्नमेंट पे, हर हुकूमत पे, हर सियासी जमात पे लागू होना थोड़ा सा चाहिए। हौसला आप रखिए, लोगों पे मेरी नहीं कह बात रहा। सुन लें, थोड़ा सा हौसला। मुझे पता है आप कहते हैं अच्छी बात होती है किसी और का टाइम ले लेना, लेकिन थोड़ा सा हौसला नहीं, रखिए, अच्छी मेरी बात बात इसलिए सुन तो मैं लें। तो कह रहा हूँ उनका कमाल है, अच्छी बात तो मैंने कहा पाकिस्तान नहीं। मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी मर्जी से तमाम मेंबरान ने अगर ये सोचा है कि जी शहबाज शरीफ साहब या इसहाक डार साहब या और 2-3 सीनियर मेंबरान जो हैं वो इसके ऊपर डिबेट आपस में करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये उनका पार्टी का पॉलिसी डिसीजन है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करती है कि जी हमारी सीईसी जो है वो इसके ऊपर डिबेट करेगी और इसको डिसाइड करेगी और बाकी मेंबर सीईसी का डिसीजन फॉलो करेंगे, ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है। मैं क्यों जाके या आप क्यों या कोई भी और क्यों जाके ये सवाल उठाए कि जी 8 मेंबरों ने डिबेट की बाकी 80 ने क्यों नहीं की? दिस इज अ पार्टीज इंटरनल मैटर। आप जिस वक्त किसी भी तरह की लेजिस्लेशन किसी भी असेंबली के अंदर करते हैं उसके अंदर पार्टी डिसीजन लेती है। हर पार्टी, छोटा डिसीजन हो बड़ा डिसीजन हो, विद इन असेंबली मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इवन जब कमिटीज बांटी जाती हैं तो आपको बताया जाता है हर पार्टी को कि जी आपके हिस्से में ये कमिटीज आ रही हैं। आपका जो पार्टी हेड है उसकी मर्जी है वो सबको बिठा के पूछे, वो एक बंदे से पूछे, सारी पार्टी उसे कहे सर आप खुद डिसाइड कर लें। कमेटियां ये देना और पार्टी का आइन में बड़ा इंटरनल फर्क है यार। मैंने एक एग्जांपल देने के लिए समझाया है क्योंकि उनको समझ कमेटियां गया। जैसे मर्जी दें, आइन है ये आइन है तो ये पार्टीज का इंटरनल मैडम डिसीजन वकील है। हैं। आपको एतराज है तो वकील होने के नाते ही बता रही हूँ कि आइन इख्तियार देता है पार्लियामान को। आप यहाँ पे जितना मर्जी शोर डाल लें, जितना मर्जी दूसरों आप का शोर टाइम डाल ले रही हैं, हम लें, नहीं डाल जितनी रहे। मर्जी शाबाशी उस पर बटोर लें कि दूसरों का टाइम लेना बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से आइन का प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। हाँ, मैंने सही। वकालत पढ़ी है तो मैं आज भी अपने उस ओथ के साथ खड़ी हूं। आइन पार्लियामान को ये इख्तियार देता है। बैरिस्टर साद रसूल को अच्छा लगे या बुरा लगे, आइन के अंदर ये लिख दिया गया है कि पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम कर सकता है और वो करेगा। उसके अंदर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको एतराज है एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको एतराज है, आप जाइए, आप जाके अपने इलाके के अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि सर हमने आपको वोट दिया था, आप इस आईनी तरमीम पे वोट करें या ना करें, आप उनसे जाके सवाल पूछें। यू कैन नॉट बी डिसाइडिंग द पार्टी पॉलिसी, यू कैन नॉट बी डिसाइडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, यू कैन नॉट बी डिसाइडिंग द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ये सब कुछ आइन बताएगा। आपके अच्छे बुरे लगने की इसमें कोई गुंजाइश बिल्कुल हरगिज चलो मैं कानूनी नहीं। ये पार्टी पॉलिसी गुजारिश करता हूं, हम मेरा सवाल भी ले लीजिए, हम नाकिस ये पॉलिटिकल जाहिल नहीं लोगों की है, ना- ये कानूनी सवाल है ना, इस पे भी ले लीजिए, फिर आप उस पर पॉलिटिकल अपना इनपुट भी दीजिएगा। आइन के आर्टिकल 184 किसी थीम के तहत एक एप्लीकेशन मूव हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया कि 27वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और किया भी एक वकील ने है। तो मुझे बताइए अभी नहीं अकरम शेख साहब नहीं है, वो हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, उन्होंने इसको चैलेंज किया। अभी वो मुजवजा आइनी तरमीम है वो मंजूर होगी तो इसको इंटरटेन किया जाएगा। इसका एक तो मुझे कानूनी जरा जायजा बताइएगा और दूसरा जो पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे थे वो 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 184 की पिटीशंस आईनी बेंच ने ओके। बस यही मेरा जवाब। हाँ चले, और मेरा political मेरा बात मेरा करते हैं, मैं मेरा समझ गया मेरा आपकी इतना ही बात। जवाब है जी। इसके अंदर। हमने ना इस मुल्क में बड़ी ज्यादती की, हमें ना इस बात को तस्लीम ज्यादतियों करना। का सफर असल में ना इनके मुताबिक ज्यादतियों गुजारिश का करूं। सफर शुरू हुआ 2024 से, उससे पहले बल्कि 2018 हाँ 2022 से। आप कहना चाहती हैं, हाँ मैं मैं सिर्फ 22 गुजारिश कहना करूं, चाहती हूँ, मैं 22 2010 की बात कहती करूं, हूँ। 2010 की बात 18 करूं। से 24 तक तो यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सब अच्छा था, दुनिया अच्छी चल रही थी। व्हाट्सएप पे आता था फैसला लिखा हुआ, शेख रशीद साहब आके फैसला अनाउंस करते थे, फलां जेल जा रहा है, फलां को पकड़ रहे हैं, फलां को बंद कर रहे हैं, फलां को रुला रहे हैं, फलां को हंसा रहे हैं। तो कितना अच्छा निजाम चल मैं रहा था सब। आपसे थोड़ी इल्मी बहस आपकी इजाजत से हल्की सी करना चाहता हूं। हमने इस मुल्क के साथ और इसके आइन के साथ बड़ी ज्यादती की, बहुत जुल्म किया मैडम, सबने सबने जैसे जजों ने, वकीलों ने, सियासतदानों ने, हर ताकत के मंबे ने इस मुल्क के आइन के साथ जितनी ज्यादती की है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक छोटी सी आपको गुजारिश करता हूँ, यही जो भी रिवायत चल पड़ी है कि वो जी एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठेंगे,
उसमें से एक आसिफ अली जरदारी साहब होंगे जो कि अपने इंटेलेक्चुअल जिंदगी के औज पे हैं, और इसहाक डार साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब होंगे, और वो आपस में बैठ के एक चीज के ऊपर फैसला कर लेंगे और वो पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों का आइन बन जाएगा। हाँ, एक सदर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी खुशियां दे, लेकिन वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्राइम में नहीं है। ये हम सब के वालिदैन, तकरीबन मेरे वालिदैन उसी उम्र में। एक इसहाक डार साहब एक कमरे में बैठेंगे और कुछ नुकात पे आपस में एग्री कर लेंगे, जो 25 करोड़ लोगों का आइन बन जाएगा। 24 घंटे पहले बताया जाएगा, फिर वोट हो जाएगा। हाँ, ये हमारा सिस्टम है। मैं आपसे इससे भी ज्यादा एक बात करूं, ये पहली दफा नहीं हो रहा। सन 2010 के अंदर 18वीं तरमीम आई थी। हमारे आइन की ये शिक है, मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने ये निज़ाम खुद बनाया, हमने ये ज्यादती का निज़ाम खुद बनाया। 2018 के अंदर 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई थी तो आइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि, और आज भी है, आर्टिकल 63A आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि 3 चीजों पे अगर कोई शख्स भी अपनी पार्टी के लीडर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर फैसला करेगा, खिलाफ फैसला करेगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, 3 चीजों पर। एक है उसमें से आईनी तरमीम, एक है उसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, और तीसरा है बजट, प्रोविंशियल या नेशनल बजट। जब 2010 में 18वीं तरमीम आ रही थी, नवाज शरीफ साहब पार्लियामान में नहीं थे, रायवंड में थे, नेशनल असेंबली में इलेक्टेड नहीं थे। पार्टी के लीडर थे लेकिन नेशनल रायवंड में थे, एज इन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे। आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था, एमएनए या सेनेटर शेनेटर नहीं थे, सदर थे। बानी एमक्यूएम मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। अगर ये 3 लोग 2010 में, आज की बात नहीं कर रहे, ये 3 लोग जिनमें से एक शख्स भी पार्लियामान का हिस्सा नहीं था, एक शख्स भी जिनमें से पार्लियामान का हिस्सा नहीं था, अगर किसी कमरे में बैठ के हमारा आइन तब्दील कर देते, बजट पास कर देते और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लेते, तो जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से किसी की मजाल नहीं हो सकती थी कि उसके खिलाफ जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाते। ये हमारे आइन का स्ट्रक्चर है, मजाक नहीं है। आइन का स्ट्रक्चर है कि जितने इलेक्टेड लोग थे पाकिस्तान में, वो इन 3 अनइलेक्टेड पार्टी के सरदारान के फैसले के अगर खिलाफ जाते तो फैसला उनका माना जाता, ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते। इसी सेंटिमेंट को कि हमारा एक बड़ा है जो किसी कमरे में बैठ के हमारी जिंदगियों का एक फैसला कर लेगा। हमारे कल्चर में भी इसी तरह है, ये सिर्फ आइन में मसला नहीं है, हमारे कल्चर्स में भी इस तरह है, पंचायती सिस्टम्स भी इस तरह है कि हमारी ज़राई, मेरा खुद भी एक गांव से ताल्लुक है, हमारा कल्चर भी इस तरह का है कि वो हमारा फैसला कर देगा और हम उसके फैसले से पहले ये कहेंगे कि जेड़ा जी होना था फैसले जी, वही साडा फैसला। ये हमारा कल्चर है ना, ये एक हमारा रख रखाव का सिस्टम है। आप 100 दफा ये अपने रेगुलर समाजी कामों में करें, लेकिन बसद एहतराम जमाने के अंदाज बदले गए। ये एक नया वक्त है। पाकिस्तान की 70% वो अवाम जो 30 से कम साल की उम्र की है, उसको ऑन बोर्ड लें। इमरान खान साहब ने कितनों को किया था, उसका कोई रिकॉर्ड है? उन्होंने 21st अमेंडमेंट नहीं पास की थी, कोई अमेंडमेंट पास नहीं की थी। मैं आइन पे बात कर रहा हूँ, आईने पाकिस्तान की, आइन के ऊपर बात कर रहे हैं। आईने पाकिस्तान को आपने 100 लेजिस्लेशंस की, हमने नहीं कहा मुसव्वदा दिखाएं। आपने 100 लेजिस्लेशंस की, हमने नहीं कहा मुसव्वदा दिखाएं। क्यों ना दिखाएं? ऑब्वियसली ड्राफ्ट आता है तो ड्राफ्ट के ऊपर वोटिंग होती है। आपने जब अपनी तनख्वाहें 4 गुना करवा ली, नेशनल असेंबली के रेजोल्यूशन की असेंबली के अंदर वोट करके, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वोट करके, हमने नहीं कहा मुसव्वदा दिखाएं। तो वो ड्राफ्ट आया तो उसके ऊपर किसी ने नहीं वोटिंग हुई देखा, ना। ओहो किसी ने नहीं पूरे देखा, एक दिन पाकिस्तान पहले ने नहीं देखा है, देखा। public जिस दिन से खबर public- चली, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, खबर वो चली तो पता आपकी- चला। वो आपकी ठीक है? वीकनेस है ना, आप क्या 100 आपने दफा नहीं करें, कहा? आप आपकी सारी weakness है कि कानून आपने साजी नहीं ऐसे किया। करें। आपने अभी प्रोसीजर्स के कानून के अंदर के रात के 12 बजे अमेंडमेंट्स पास किए हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। आप 100 दफा करें, कानून साजी आप कर सकते हैं। कंसेंसस आइन बिल्ड के करना अगर ऊपर, इतना जरूरी है। आइन पे अवाम से बात करें। ये आइन है, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी शख्स का नहीं है। आवाम ने अपने नुमाइंदे चुने, आपसे आवाम जाके गुजारिश, अपने नुमाइंदे से उन सवाल नुमाइंदों पूछे। को दिखा दें यार, मुझे ना दिखाएं, तो उन ये नुमाइंदों को दिखा सवाल दें। नुमाइंदे से पूछे अच्छा, ना हमने कि मुझे- आप क्यों मुझे- आप नुमाइंदा है, आपने देखा है इसका भी जवाब का दीजिए। मुसव्वदा। मैं एक जिस और दिन बात का वोट फिर मैं करूंगी ब्रेक उससे पे जाऊंगा, पहले आपकी देखूंगी। बात कंप्लीट होगी जब
आईनी अदालत के जो जजेस हैं उनकी उम्र 68 ईयर करने की तजवीज़ है, और जो सुप्रीम कोर्ट के 70 जजेस करने हैं, की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 68 है, उनकी 65 साल है, तो 3 साल उनके उनसे बढ़ के। क्या ये भी अमेंडमेंट प्रपोज है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी उम्र भी 68 ईयर कर दी जाए? एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा, और दूसरा बताइएगा क्या लगता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से अपोजिशन बड़ा इतराज़ कर रही है? देखिए, इसके अंदर अभी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले उसमें कहा कि इसके ऊपर ऑपोजिशन तो खैर वही बात है कि क्या हम कुछ भी सुप्रीम कर कोर्ट लेंगे, के 68 कर रहे हम हैं? कुछ भी, मैं पूरी बात अगर जवाब सुनने का थोड़ा सा हौसला रखें। ऑपोजिशन ने तो पहली बात ये है कि हर बात पे एतराज करना है, ये अगर आपको अभी तक नहीं मालूम तो फिर थोड़ी सी मुझे हैरत ही हो सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो इन एनी केस एतराज करना ही करना है। जहां तक बाकी जमातों की बात है, तो बात मैंने इसीलिए आपको पहले ये कहा कि इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है, इस पे अभी कंसेंसस बिल्डिंग होगी। उस मुसव्विदे में हो क्या है? सकता चलिए ये है, बता दें। हो उस सकता मुसव्विदे में क्या है? Proposed मैंने amendment यही पूरा- कहा, Proposed amendment क्या है? प्रपोज्ड अमेंडमेंट ये है, सुप्रीम लेकिन कोर्ट और इसके आईनी अंदर जजेस गुंजाइश की- कि 68 ईयर्स उनकी कि एज सुप्रीम कोर्ट भी 68 कर दें? 68 कर दी जाए। नहीं, सुप्रीम प्रपोज कोर्ट के अमेंडमेंट ये है कि जजेस- सुप्रीम कोर्ट भी 68 कर दें। अच्छा, प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट फिलहाल की- ये है, ठीक है। इसके ऊपर डिबेट चल रही है। इट कैन बी दोनों के बराबर हो देयर जाएगी, इज नो 68 आईनी अदालत की फाइनल ड्राफ्ट एज येट। मैंने आपको पिछले उसमें भी यही कहा कि फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तो सारे उसको देखेंगे। फिलहाल देयर आर सर्टेन प्रपोजल्स जिसके ऊपर बहस चल रही है। उसके अंदर बहस के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं होता कि बहस मेरे और पीपल्स पार्टी जी, के जी, दरमियान होगी, विद इन पार्टीज भी बहुत सारी दफा बहुत सारे लोग किसी चीज पे डिसएग्री करते हैं। बहुत कुछ लोग अपना इनपुट देते हैं कि जी नहीं, हमें लग रहा है ऐसे ना करे, ऐसे कर ले। सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब ही यही है, अगर आज मैं लाके एक ड्राफ्ट आपके मुताबिक आपको पेश कर दूं और उसके बाद कहूंगी जी यही फाइनल ड्राफ्ट है और बस अब खत्म हो गया, तो फिर आप रोते रहे, आप टीवी चैनल्स पे बहस करते रहे, वो बेचारे जो एमएनएज हैं वो भी रोते लड़ते रहे, उनका कोई फायदा तो नहीं है ना। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जो फाइनल आप ऐसे ही ड्राफ्ट करेंगे, आप होगा, फाइनल ड्राफ्ट सबको नहीं हम दिखा ऐसे देंगे कि नहीं ये पास हो करेंगे, गया। हम बिल्कुल ऐसे नहीं आप वरना करेंगे। दिखा दें, आप अगले हफ्ते वोट करना चाहते हैं। लोगों की वोटिंग के बगैर पास हो मुमकिन नहीं है सकता कल ना। सेनेट में पेश हो जाए। लोगों की वोटिंग के बगैर पास मैडम हो नहीं ने सकता ना, खुद नहीं ये देखा, समझने हम की में से बात है। किसी ने सबसे- नहीं देखा, मैंने सिर्फ वोट नहीं गुजारिश- करना उसके ऊपर, वो मैंने भी नहीं करना, वोट नहीं लेकिन वो करना मेरा उसके आइन ऊपर। है। आपका आइन है तो आप जाके अपने नुमाइंदे को बोले कि वो क्यों वोट करा जाए। मैं question आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी करें। नुमाइंदा हैं, आपको- आप पार्टी से ले दें मुझे। तो मैंने तो वोट ही नहीं करना ना। एक आपका पार्टी से नुमाइंदा ले दें वो यार। है जिसने आपके आप बिहाफ पार्टी से पे, ले दें यार। आपका नुमाइंदा वो है जिसने आपके बिहाफ पे पार्लियामान में उसके ऊपर वोट करना है। जी मैम। आप उस नुमाइंदे से जाके पूछें कि वो क्यों वोट नहीं कर रहा है, या अगर वो ये कहता है कि जी मेरे पार्टी लीडरशिप ने इसके ऊपर डिसीजन ले लिया है और मैं इसलिए इस पे वोट कर रहा हूँ, तो आप पूछे कि जी आप क्यों पार्टी लीडरशिप का ब्रेक की तरफ जाना है, डिसीजन मान लेकिन रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं 1973 के मुत्तफिका आइन में कितनी बार तरमीम की गई और उन तरमीम का क्या क्या जमहूरियत और हमारे मुल्क को फायदा और नुकसान हुआ, वो एक लंबी पूरी ना फहरिस्त है। बताएं लिस्ट। लेकिन ये पूरी बताएं। लिस्ट है, नहीं, लेकिन नहीं, मेरे पास ऐसी वक्त की पीका कमी है। कमी मैंने है। एक और ब्रेक के बाद जरूर नहीं, ब्रेक के बताएं। बाद मैंने I एक really और want to सेगमेंट hear. की तरफ बढ़ना है। मैंने आप ऐसा काम ना करें। पाक अफगान जो मुज़ाकरात में हो रहे हैं उनकी तरफ जाना है कि पाकिस्तान चाहता है कि पुरअमन तरीके से अपने हमसायों के साथ रहे। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक। सरहदी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दौर जारी है और तवक्को की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से कि पुरअमन तरीके से हम अपने हमसायों के साथ आगे बढ़ें। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आज फिर मुज़ाकरात का दौर जारी है। कतर और इस्तांबुल, तुर्किया ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। हम तो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से मामलात को आगे लेकर चले, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अब भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो उसी तरह जारी और सारी हैं। कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा दहशत गर्दों से हमारी दुश्मनी, हमारी अफगानिस्तान से जी दुश्मनी ऐसे नहीं, हमारी अफगानिस्तान के लोगों से दुश्मनी नहीं है, हमारी अफगानिस्तान की हुकूमत से दुश्मनी नहीं है। हुकूमत में अगर कोई अंसर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को प्रोटेक्ट या सपोर्ट कर रहा है तो उस शख्स से, उस दफ्तर से, उस इंडिविजुअल से, उस सेल से हमारा मसला है। हमारा अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमारा उससे कोई मसला नहीं है। इसीलिए इस बात को वाजे करते हुए, जो कि हम कर चुके हैं, कि हमें एयर पावर यूज करनी पड़े, सरफेस टू सरफेस पावर यूज करनी पड़े, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने पड़े, हमें जो भी करना पड़े, हम अफगानिस्तान क्या दुनिया के आखिरी कोने तक जाके पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार भी रखते हैं, इस्तेहकाक भी रखते हैं और एबिलिटी भी है हमारी। लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो पाकिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान से शुरू हो रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान या दीगर लोग अगर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं वो भी सारों को हम वी टेक इट टू टास्क। जो भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है हम उसको फोकस करना चाहते हैं। हमारा हरीफ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे है,
ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے اینیمیز نہیں ہیں. ایران افغانستان دونوں ہمارے دوست ہیں. ہم نے یہ بتائیے گا کہ ہندوستان کے جو تسلط سے افغانستان نکل پائے گا، وہ نکل پائے گا تو پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہوں گے اور ہم کسی پیس پروسیس کی طرف بڑھ پائیں گے. دیکھیے یہ تو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا اور آئی تھنک یہ فیصلہ افغانستان کو اب کرنا پڑے گا. اٹ از ہائی ٹائم، کیونکہ یہ ٹاکس بھی میری نظر میں بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہیں. اس میں اتنی لمبی کوئی، کیونکہ دیکھیں کوئی ہم اس نے کی کوئی وجہ پاور ہندوستان ہی شیئرنگ، ہے غالباً. میں اسی پہ آنے لگی ہوں. ہم نے کوئی پاور شیئرنگ تو کرنی نہیں ہے، ہم نے کوئی زمین کا بٹوارا تو کرنا نہیں ہے، کوئی ٹریڈ ڈیل تو کرنی نہیں ہے کہ تمہیں زیادہ پیسے مل جائیں گے یا مجھے کم مل جائیں گے، کتنا ٹیرف لگ جائے گا. یہ تو بڑا ایک سمپل بیسک پرائمری قسم کا پیس ڈیل تھا، کیونکہ اس کے اندر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ممالک ہیں جو نیبرز ہیں، جو اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں اور ان کو پیسفلی رہنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سمجھدار ملک کو، ان کی گورنمنٹ کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو، کسی کو بھی یہ اچھا لگے گا یا لگنا چاہیے کہ نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ 4 بم ہم ماریں 6 آپ ماریں، تو دونوں سائڈوں پہ نقصان ہوگا. ابھی تک اس پیس پروسیس کے اتنا ڈیلے ہونے میں بھی جو یقیناً جو میجر فیکٹر ہے وہ بھارت ہی رہا ہے، کیونکہ بھارت نے افغانستان کے اوپر اپنا ایک سرٹن کائنڈ آف پریشر مینٹین کیا، ان کو اپنے ساتھ لابی بنانے کی کوشش کی. بھارت نے وہاں سے دہشت گردی کا آغاز کیا پاکستان کے خلاف. افغانستان والے خود تو نہیں کر رہے تھے نا، بٹ دے ور لیٹنگ انڈیا یوز دیئر بیسز. تو بھارت کا انفلوئنس تو یقیناً افغانستان پہ ہے، لیکن افغانستان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ جب بھارت اپنا دفاع نہیں کر سکا تو اف اٹ کمز ٹو دیٹ تو ہمارا دفاع کیسے کرے گا. اور یہ بات صرف افغانستان کے لیے، یہ میں دھمکی خیز انداز میں نہیں کہہ رہی. بات یہ ہے کہ جس وقت وہ کچھ کریں گے تو ہم جواب تو دیں گے نا، اور نقصان ہمارے سے زیادہ افغانستان کو یوز کر رہا ہے. یہ تو افغانیوں کو سمجھ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ان کو یہ بات سمجھ انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ وہ یوز ہو رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ہاتھوں جس کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، وہ پاکستان سے جنگ میں بری طرح ہارے، وہ میڈیا وار میں بری طرح ہارے، اور آج وہ افغانستان کو ایک پپٹ بنا کے یوز کرے جو کہ ہمیشہ سے ہمارا برادر ملک رہا، اور ایسے ملک کے خلاف یوز کر رہے ہیں، ایسے ملک کے خلاف یوز کر رہے ہیں جس ملک نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، ہمیشہ اس ملک نے ان کی مدد کی جب جب ان کو ضرورت تھی. اور 40 سال تک ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دل کے ساتھ، اور آج اگر وہ انڈیا کے ہاتھوں یوز ہو کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو اس میں نقصان ان کا سب سے زیادہ. بیرسٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی اگر قطر اور ترکیہ جو پرامن مذاکرات کو آگے لے کے بڑھ رہے نہیں کامیاب ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی مداخلت ہوگی اور پھر یہ معاملہ سیٹل ہوگا؟ امریکہ کا افغانستان کے ساتھ ایک بڑا ایسا تعلق ہے جس میں ٹرسٹ موجود نہیں. یہ افغانستان بھی بات کر رہا ہے، یہ بات امریکہ بھی کر رہا ہے. جب انہوں نے بگرام ایئر بیس کی امریکن پریزیڈنٹ نے بات کی، میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بطور پاکستان کا سٹیزن تو اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوں کہ قطر اور ٹرکی یہ بات کریں. ہمیں کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں، ہمیں افغانستان سے ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے. ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں ہی جب کسی اور ملک نے بھی افغانستان سے بات کرنی تھی تو پاکستان اس ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا. ہمارے تعلقات تھے جس سے لوگ ساری دنیا افغانستان سے بات کرتی تھی. میرے خیال میں نہ قطر، نہ ترکی، نہ امریکہ، کوئی اور نہیں. آئیڈیلی پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بائی لیٹرل نیگوسیشنز کے اندر بات کرنی چاہیے. سرٹنلی امریکہ کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ امریکہ کو کم از کم ایک سائڈ تو ٹرسٹ نہیں کرتی، دوسری سائڈ کا بھی ایک بڑا، ہمارا بھی ایک بڑا چیکرڈ سا ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن امریکہ ان کو جو فنانس کرتا ہے افغانستان کو، اس کے ذریعے پھر امریکہ کے اس خطے میں بڑے انٹرسٹ ہیں. ممکن ہے کہ وہ آپ نے افغان گورنمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے بارے میں بیانات سنے جو انہوں نے دیے بگرام ایئر بیس والے اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ ایسے ممالک جن کا آپ اور کچھ نہ جانتے ہوں، پچھلے 25 میں سے 21 سال امریکہ نے افغانستان میں جنگ کی. میرا نہیں خیال کہ وہ سالسی کے لیے سب سے موثوق ملک ہوگا. مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا فوجی آپریشن کے علاوہ. ہم تو کوشش کریں. یہ خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ اپنا ٹیک دیجیے گا. دیکھیے میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر تو نقصان انہیں کا نا. پھر ہم جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے، پھر اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. بیرسٹر صاحب لاسٹ منٹ. جنگ نہیں ہونی چاہیے، گفت و شنید، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. صرف بات چیت سے کسی اور ملک کو بھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان افغانستان دو برادر ملک ہیں،
ہم اپنے مسئلے خود سالو کریں گے, بات چیت سے سالو کریں گے. دہشت گردی ان کا بھی مسئلہ ہے, دہشت گردی ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہم مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارا ایک حریف ہے, وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہے, ویسٹرن پہ نہیں. بیرسٹر سعد رسول صاحب بہت شکریہ. آمنہ شیخ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ درست ہے کہ ہمیں اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے, لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب افغانستان ہندوستان کے تسلط سے باہر نکلے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.